देखिए, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी भी राजनीति कुछ समय के लिए राजनीति में थे, आगे आप राजनीति में आए, तो मोस्टली रहता है जैसे आगे जाके आपकी फैमिली फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बेटे को लेके अपने बेटे को लेके क्या प्लान है? आप उनको भी राजनीति में लेके आने के प्लान कर रहे हैं या कुछ अलग बिज़नेस में लेके? मेरे परिवार का कोई सदस्य एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। ओके। मेरी धर्मपत्नी टीचर के नाते सेवाएं दे रही है, वो आईटीआई में मैथ की टीचर हैं। मेरे बड़े भाई हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, भी मेरी टीचर है। छोटा भाई मेरा प्राइवेट अपना कारोबार करता है, उसकी धर्मपत्नी भी नौकरी करती है, प्राइवेट जॉब करती है। और मेरा बेटा पुणे सिम्बायोसिस से ऑनर्स में लॉ कर रहा है। क्या? उसका 4th ईयर वहां पर अभी चल रहा है। लेकिन दूर दूर तक भी ना मेरी कोई योजना है ना बेटे की कोई योजना है कि हम कहीं राजनीति अपने बच्चे को करवाएं। उसमें ये नहीं है कि राजनीति कोई बुरी चीज है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो लॉ के पश्चात कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करना चाहता है। तो बच्चे का अपना करियर, हमने कभी नहीं कहा कि आप कॉमर्स पढ़ो, हमने कभी नहीं कहा कि आप लॉ करिए। वो सारा निर्णय बच्चे का अपने करियर के लिए है, और जो भी उसका निर्णय होगा स्वाभाविक तौर पर वो अपने जीवन को जिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। छात्र राजनीति और भाजपा की टिकट पे पहली बार जो अपने वोट मतलब इलेक्शन फाइट किया, उस पे क्या डिफरेंस आपने महसूस किया है? छात्र राजनीति आपने कर आप स्टेट लेवल पे जब आप गए पहली बार, तो उसमें कोई डिफरेंस आपने महसूस किया? डिफरेंस होता है जब छात्र राजनीति या स्टेट लेवल राजनीति में जब जाते हैं, तो क्या डिफरेंस आपको लगा कि जो डिफरेंस है दोनों राजनीति में या दोनों फील्ड में डिफरेंस है बेसिकली? जब हम छात्र राजनीति में थे तब उसमें शायद ऐसा मन में नहीं था कि कभी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विचारधारा से जुड़ना हुआ, उसके पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू किया। उसमें कहीं मन में नहीं था कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। निस्वार्थ भाव से काम छात्र नेता के रूप में करते थे और स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर, कैंपस के मुद्दों को लेकर समय समय पर आंदोलन करना, काम करना, ये उसमें करते थे। लेकिन जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो यहाँ के दाव पेच अलग हो जाते हैं, और स्वाभाविक तौर पर एक जनप्रतिनिधि के नाते लोगों की एक्सपेक्टेशन भी रहती है। लेकिन मैंने एक निर्णय किया है कि मैं लोगों से झूठ ना बोलूं, ठगू ना। फ्रैक्शन मेंटेन करने के लिए सत्य तरीके से राजनीति कर सकते हैं, जो आपने सपने दिखाना या वोटर के साथ उस तरह से, क्योंकि वोटर तो आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो तो कुछ भी आपके पास रैंडम आ जाएगा, मैंने आपको वोट दिया फॉर एग्जांपल। बट आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप सत्यता के साथ चलते हैं, स्टिल यू कैन राजनीति में आप ग्रो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़े समय के लिए लोगों को बुरा जरूर लगता है। आज वर्तमान के युग में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बहुत से नौजवान आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन बोर्ड में हमारा इंटरव्यू है, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। मैं स्पष्ट तौर पर उनको कहता हूं कि क्लास 3 और 4 की पर्सनल इंटरव्यू बंद है, भारत सरकार ने बंद कर दी है, और वहां पर सिर्फ इवैल्यूएशन होगा। आपने जो अपना रिटर्न टेस्ट दिया है उसकी मेरिट प्लस आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसका कंपाइल करेंगे और आपके सर्टिफिकेट चेक करके आपको उनका नाम पता नोट करके मैं उनको कहूं कि मैं आपकी सिलेक्शन करवाऊंगा, और कल को रिजल्ट आता है और उनकी सिलेक्शन ना हो तो वो एमएलए को दोष। मेरे पास कोई भी व्यक्ति क्लास 3 क्लास 4 की इंटरव्यू के लिए आता, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि कोई इंटरव्यू नहीं होता भैया वहां पर। कोई 3 नंबर 5 नंबर 10 नंबर कहीं इंटरव्यू के नहीं है, वहां इवैल्यूएशन हो रही है। सिर्फ आप जाएंगे, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप सिलेक्ट होते हैं तो आप अपनी मेहनत के कारण हो रहे हैं, नहीं होते हैं तो वो मेरिट ऐसे बनेगी जिसके कारण आप नहीं हो सकते। तो आज का युवा इन सारी परिस्थितियों को समझता है। ट्रांसफर के लिए कर्मचारी आता है, हम कहते हैं कि हमने तो आपका डीओ नोट दे दिया। क्लास 4 एम्प्लॉय भी हमारे पास आ जाए, हम कहते हैं हमने आपका डीओ नोट शिमला में दे दिया। हर व्यक्ति का तालमेल आज शिमला में भी है, सचिवालय में भी है, वो पता कर लेते हैं। वहां कहते हैं कि हमारा तो कोई आपकी चिट्ठी तो वहां पर है नहीं, क्योंकि एमएलए को एक कोड जारी हुआ होता है, उसमें सारी डिटेल पता लग जाती है कि कितनी चिट्ठियां एमएलए की आई है, हमने विधानसभा में कितने प्रश्न पूछे उसका सारा रिकॉर्ड है, मेरे कितने डीओ नोट गए होंगे उसका सारा रिकॉर्ड रहता है। तो आप झूठ बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर आपने कर दिया तो उसको कह दो कि मैंने करवा दिया, नहीं किया तो बता दो कि मैंने नहीं किया। आप झूठ बोलेंगे तो वो व्यक्ति वो सारी चीजें कंफर्म कर लेता है। तो इन सारी बातों को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर लोग आते हैं, तो आप कह दो कि मेरे पास जो फंड्स जो एमएलए लेड है वो पब्लिक के लिए है, और मैं इतनी मेरे पास गुंजाइश है कि मैं एक पंचायत में इस सड़क के लिए इतना पैसा दे सकता हूँ, इस महिला मंडल भवन के लिए इतना दे सकता हूँ। मैंने अनाउंस कर दिया वहां पर 25 लाख और गया 5 लाख, तो उसका क्या लाभ होगा? या तो आपको एक ही बार चुनाव लड़कर
दूसरी बार आप जनता के बीच में नहीं जाना चाहते हैं तो फिर तो कुछ भी कर दीजिए। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, बहुत से दल ऐसे भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कहीं पर भी ऐसी झूठी घोषणा, जो मेरी अनाउंसमेंट है, चाहे वो 5 लाख की है, चाहे वो 25 लाख की है, फिर वो पूरी होगी। कहीं पर भी झूठी घोषणा नहीं होगी। और मेरे क्षेत्र की जनता को पता है कि एक बार हमारे विधायक ने जिस बात को कह दिया, फिर वो बात पूरी होगी, तो उसका मुझे लाभ मिलता है। तो राजनीतिक फ्रेमवर्क काफी चेंज हो गया आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल, बहुत परिवर्तन अब आ गया। अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आपके स्मार्टफोन आ गए, आपका व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इस कारण से ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। इन सारी चीजों से बहुत सी चीजें अब बदल गई हैं। और अब हम अपने व्यक्तिगत जीवन, हमारा सारा जीवन सार्वजनिक है। हमको जनता से कुछ पाना नहीं चाहिए। और जो बात हो सके उसको कह दें, हाँ कर दे, जो नहीं हो सकता उसको मना कर दे। तो मुझे लगता है कि इसके कारण से कहीं दिक्कत नहीं आती। सरकार के दिनों में 5 वर्ष का वो कार्यकाल, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। हम सरकार में थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, तो लोगों को स्वाभाविक लगता था कि सारे काम हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी हम कह देते थे कि ये काम नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अब वर्तमान के युग में राजनीति का जो है वो परिदृश्य सारा बदल गया। कंस्टिट्यूएंसी से, विधानसभा से आपको आज 8 साल हो गए एमएलए बने हुए। आज आपको क्या लगता है, जो पहले सुंदरनगर था, अभी वो सुंदरनगर में कितना बदलाव है? उस कंस्टिट्यूएंसी को कहाँ, क्या लेवल में आप लेके चले गए हो, या क्या डेवलपमेंट उस कंस्टिट्यूएंसी में हो चुकी है? नो डाउट रोड अच्छा, मार्केट काफी चेंज हो गया। मैं खुद 12 साल पहले गया था, तो अभी लास्ट टाइम गया था, काफी चेंजेस हो गए। बट आपको लगता है जो प्रोग्रेस, सक्सेसफुल चीजें आपके हिसाब से होगी, और आगे आपका प्लान है, आप करने वाले हैं, तो आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कौन से बड़े बदलाव लाने वाले हैं या लाए हुए हैं अभी तक? देखिए, डेवलपमेंट, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। डेवलपमेंट हमेशा कभी खत्म नहीं होती, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहता कि मैं एमएलए बना तो सब कुछ सुंदरनगर में मैंने बदल दिया। मेरे से पहले भी लोग विधायक रहे, मेरे से पहले भी लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, बड़े पदों पर रहे, उन्होंने भी काम किया होगा। लेकिन मैंने जिस सोच के साथ 5 वर्षों में सरकार के दौरान जो काम किया, मुझे लगता था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत होना चाहिए। मेरा सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल, जो मात्र सुंदरनगर का नहीं, सुंदरनगर के साथ साथ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को भी कैटर करता है, और विधानसभा क्षेत्र चाहे वो करसोग हो, चाहे वो नाचन हो, चाहे सरकाघाट का भी कुछ एरिया है, मैंने उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया। जयप्रकाश नड्डा जी पिछली बार जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे 12 करोड़ रुपए की राशि अपने सुंदरनगर हॉस्पिटल के लिए, एमसीएच के लिए, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर जो है वो मंजूर करवाया। उसका 12 करोड़ का भव्य भवन वहां पर बनकर तैयार हो गया। जयराम जी मुख्यमंत्री बने तो उनसे 100 से 150 बेडेड जो है अपने हॉस्पिटल को अपग्रेड कर लिया। उसका कारण, मेरे वहां डॉक्टर की स्ट्रेंथ 13 थी, आज जाकर वो 24 हो गई। 10-11 डॉक्टरों की स्ट्रेंथ वहां बढ़ गई, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ गया। हमारे वहां पर डायलिसिस की सुविधा नहीं थी। रेड क्रॉस के माध्यम से अपनी सरकार के दौरान पीपीपी मोड पर मैंने वहां पर एक राही केयर से टाई अप करके वहां पर डायलिसिस की सुविधा शुरू कर दी। डॉक्टर के रेजिडेंस वहां पर नहीं थे। रात को इमरजेंसी में हमको डॉक्टर की जरूरत है और नाइट जो है वहां सर्जन की है, तो मेडिसिन के डॉक्टर का रेजिडेंस जो है वहां से 15 किलोमीटर दूर है, तो वो ऑन कॉल डॉक्टर नहीं आते। मेरे मन में था कि कैंपस के अंदर अगर रेजिडेंस होंगे तो डॉक्टर छुट्टी जाना होगा तो वो अपने इंचार्ज को बता कर जाते हैं, नहीं तो रात को सर्जन की जरूरत पड़ेगी, सर्जन आएगा, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, मेडिसिन गायनी की जरूरत पड़ेगी तो गायनी का डॉक्टर आएगा। लगभग 14 करोड़ की लागत से वहां पर हॉस्पिटल में रेजिडेंस बनाए जा रहे हैं। जो भवन का काम जहां छोड़ा था वहीं खड़ा है, लेकिन हमने एक कल्पना की थी उसमें। हमारे वहां के दानी सज्जनों ने, क्योंकि एक ऐसा वक्त भी था, जैसा मैंने कहा कि सब कुछ मैंने नहीं किया, मेरे से पूर्व भी लोगों ने किया। शहर के 2 नामी लोग जिन्होंने एक भवन बनाया था, उस भवन को लोगों ने कहा ये पुराना हो गया, इसको तोड़ देना चाहिए। लाला हरजी और लाला मनीराम जी, 2 लोगों ने जो है वो भवन बनाया था। मैंने कहा ये हमारे शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भवन बनाया, हम इसको तोड़ेंगे नहीं। हमने उस पर लगभग 40-50 लाख रुपया खर्च करके उसको रेनोवेट करके फिर नया भवन की तरह खड़ा कर दिया। और इस प्रकार से अपने सिविल हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने का, कि हर गांव में इस प्रकार की सुविधा नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम विधानसभा का एक स्वास्थ्य संस्थान ऐसा हो जिसमें सारी सुविधाएं हो। ऑक्सीजन का महत्व हमको कोविड में समझाया। 1.5 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट वहां पर मैंने स्थापित कर दिया, जो ऑक्सीजन का प्लांट वहां पर चल रहा है। और ऐसी सारी सुविधाएं अपने विधानसभा क्षेत्र में उस दौरान खड़ी की।
सड़कों के जाल को लेकर जो महत्वपूर्ण सड़कें थी उसमें प्रयास किया, लेकिन एकदम आप समझे कि 5 वर्ष के कार्यकाल में सारी सड़कें बन जाएंगी, वैसा भी संभव नहीं था। और दूर दराज के क्षेत्रों में, मेरा इलाका डिहरी का था, वहां पर बच्चे, गरीबी भी है, गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा पढ़ाई नहीं करवा सकते, दूसरे क्षेत्र में नहीं भेज सकते थे। तो मैंने कहा वहां पर कम से कम ITI वहां खुल जाए, क्योंकि सुंदरनगर से 55-60 किलोमीटर मेरा नीरी का उपकेंद्र है, वहां पर एक ITI खोल दी ताकि मेट्रिक